हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। आप सभी के लिए इस चैनल में फिर से एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये भी है प्रीवियस ईयर आईएएस प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर पेपर है और दृष्टि आईएएस का सॉल्व पेपर है। तो ये हम लोग देखेंगे दृष्टि आईएएस का छठा संस्करण। इसमें जो दिया हुआ है 2011 से 2021 तक की दिया हुआ है, लेकिन हम इस बार जो एग्ज़ाम हुआ 2022 उसका भी देख चुके हैं, 2022 2021 का देख चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं 2020 की देख रहे हैं। 2020 के में हिस्ट्री का हम लोग देख लिए थे। हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल, एंशियंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों सब देख लिए हिस्ट्री का। आज हम पॉलिटिकल साइंस का हम लोग देखेंगे। तो चलिए पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर यदि आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में भी शेयर कर दीजिएगा जो तैयारी करना चाहते हैं। अब जानते होंगे प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर समझना, सिलेबस पैटर्न समझना और प्रीवियस ईयर देखना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही टॉपर्स की वीडियो देखने के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन 2020 की। भारत के संविधान की उद्देशिका, भारत की संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। तो क्या बोल रहा है? संविधान का भाग, संविधान उद्देशिका क्या है? संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रावधान नहीं है बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कोई विधिक प्रावधान नहीं है बोल रहा है। तो संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखता, कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखता। ये क्या है? विधिक प्रभाव रखता है। यहाँ पे विधिक प्रभाव, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखता है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग है। नहीं, जैसे कोई अन्य भाग है वैसी विधिक प्रभाव नहीं रखता है। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो संविधान से अलग होकर जो उद्देशिका है उसका कोई भी प्रभाव नहीं होता। संविधान अपने आप में क्या है? जो उद्देशिका है संविधान का वो अपने आप में क्या है? जो कोई विधिक नहीं है, कोई कानून नहीं है जब तक कि अन्य कानून नहीं है। तो इस प्रकार इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका देख लेते हैं हम लोग व्याख्या। 1973 के केशवानंद भर्ती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना जाएगा। देख लीजिए, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की हिस्सा माना जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रस्तावना का सामान्यतः कोई विधिक प्रभाव नहीं है, परंतु संविधान के अन्य भागों की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। क्या बोल रहा है? कोई विधिक प्रभाव नहीं है, लेकिन संविधान की अन्य भागों का व्याख्या करने के लिए, अन्य भागों की व्याख्या करने के लिए इसकी प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। हालांकि संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र प्रस्तावना का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इस आधार पर विकल्प डी सही उत्तर होगा। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग आगे। ये क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेद के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? अस्पृश्यता के विरुद्ध। तो आप यहाँ देख सकते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, समता का अधिकार। तो ये अगर यदि हम देखें तो इसमें से क्या है? समता का अधिकार हो जाएगा। मूल अधिकार का किस संपर्क में आता है? ठीक है, तो यहाँ पे शोषण के अस्पृश्यता है। शोषण के विरुद्ध तो आता नहीं है अस्पृश्यता, शोषण के विरुद्ध। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार भी इसमें नहीं आता है। संवैधानिक उपचार का, समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार। इसमें अस्पृश्यता किसी से छुआछूत करते तो क्या होता है? समान व्यवहार नहीं होता, इसलिए क्या होगा? समता का अधिकार होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान में समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में निहित है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 17 में प्रावधान है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसकी किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अतः विकल्प डी सही है। देखते हैं नेक्स्ट। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा या से भाग मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांत एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? तो मूल अधिकारों के अतिरिक्त और कौन सा संविधान का भाग है? भारत के संविधान कौन सा है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, क्या है? उद्देशिका है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो मूल अधिकार के अलावा क्या है? मूल कर्तव्य है।
तो यहाँ पे क्या है, उद्देशिका और ये होना चाहिए। क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राज्य की नीति निर्देशक। तो इसमें निम्न में नीचे गए कूट का प्रयोग। तो यहाँ पे देख लीजिए तीनों दिया है, उद्देशिका, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। क्या होना चाहिए, मूल अधिकार के अलावा उद्देशिका भी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य भी। इसकी व्याख्या थोड़ा देखते हैं हम लोग। मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा 1948 प्रत्येक मनुष्य की समानता और गरिमा को स्थापित करती है। साथ ही यह भी निर्धारित करती है कि प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सभी लोगों को उनकी सभी अधिकारों और स्वतंत्रता का लाभ उठाने में समक्ष बनाए। तो क्या है ये, सभी लोगों को अधिकार और स्वतंत्रता का लाभ उठाने में समक्ष बनाना है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के अलावा प्रस्तावना के उद्देश्य जैसे कि न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय यानी कि सामाजिक भी होगा, आर्थिक भी होगा और राजनीतिक भी, समानता, स्वतंत्रता इत्यादि भी घोषणा के सिद्धांत को दर्शाते हैं। इसलिए कथन एक सही है। तो कथन एक क्या था हम लोग का, उद्देशिका, तो ये सही है। अब देखते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत वे सिद्धांत है जो सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से है और कल्याणकारी राज्य के लिए मार्ग निर्धारित करते हैं। ये सिद्धांत राज्य के नागरिकों के सकारात्मक अधिकारों या दायित्व के रूप में कार्य करते हैं और मानवाधिकारों के अनुरूप भी है। ये मानवाधिकार घोषणा के सिद्धांत एवं प्रावधानों की सीधे प्रतिबिंब करते हैं। इस प्रकार कथन दो सही है। तो देख लीजिए ये क्या है, या मानवाधिकार का घोषणा और सिद्धांत एवं प्रावधानों का सीधे प्रतिबिंब करते हैं, इसलिए क्या है, नीति निर्देशक तत्व भी है। आगे देखते हैं हम। आगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का व मानवाधिकार घोषणा का अनुच्छेद 29 व्यक्ति द्वारा सामुदायिक दायित्व निभाते हुए व्यक्तिगत विकास किए जाने के बाद कहते हैं, अतः कथन 3 सही है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। तो क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, अनुच्छेद 51 का के तहत क्या है, मानव अधिकार घोषणा का अनुच्छेद 29 क्या बोलता है, व्यक्ति द्वारा सामुदायिक दायित्व निभाते हुए व्यक्तिगत विकास किए जाने की बात करती है। तो इस प्रकार ये भी सही है। आगे भी बढ़ते हैं हम लोग। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करती है। भारत के संविधान का कौन सा भाग, तो ये क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, जो क्या है, कोई भी राज्य होता है अपना कल्याणकारी के लिए अपना कानून वगैरह बनाते हैं, विधायी बनाते हैं, तो ये क्या होगा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व के तहत ही कोई अपना विधि बनाते हैं, कानून बनाते हैं, इसलिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो गया। इसकी व्याख्या हम लोग आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व में यह नहीं था कि राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने वाली सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। संविधान के अनुच्छेद 38(1) में प्रावधान है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करें, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अतः विकल्प ए सही है। तो ये जो है राज्य का नीति निर्देशक तो राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन उसमें सभी व्यक्ति का विकास होना चाहिए, बढ़ावा कल्याणकारी होना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए, मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। आप देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। तो देख लीजिए भाग 4 यानी कि नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में बोला जा रहा है, कौन सा सही है। तो यहाँ देखते हैं, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, वह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। तो नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है नहीं, न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं हो सकता। ये क्या है, विधायी द्वारा, संसद द्वारा परिवर्तनीय है, या तो राज्य विधानसभा द्वारा परिवर्तित होते हैं। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, ये सही है, परिवर्तन नहीं होता न्यायालय द्वारा। इस भाग में अधिक सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने का प्रभावित करेंगे। तो राज्य कानून बनाता है, इसलिए ये भी सही है। क्या है, राज्य कानून बनाते हैं, इसमें राज्य का निर्देशन, इसलिए 2 और 3। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 56 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 37 में प्रावधान है कि इस भाग के अंतर्गत उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं होंगे। फिर भी
इनमें अधिक तत्व देश के शासन में मूलभूत है एवं विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अतः कथन 1 गलत है, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। भारत के न्यायपालिका का, आप देख लीजिए ये कार्यपालिका से क्वेश्चन आ रहा है। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? किससे व्यादेशित है ये बताना है। संविधान के उद्देशिका द्वारा, नहीं, संविधान के उद्देशिका में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा, हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा क्या है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का व्यवधान है। 7वीं अनुसूची, नहीं, साथ परंपरागत व्यवहार, ये भी नहीं। तो ये, अब इसकी व्याख्या थोड़ा हम लोग देखते हैं। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा व्यादेशित है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। आगे बढ़े हम संसद से। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो संसदीय व्यवस्था वाला सरकार क्या होता है वो बताना है हम लोग का। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार क्या होती है, तो संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकारों में प्रतिनिधित्व होता है। संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकारों में प्रतिनिधित्व, नहीं, सभी राजनीतिक दलों का नहीं होता। किसका होता है? केवल जो विजेता होता है, यानी कि जिसका सरकार बनता है उसका होता है, सभी का नहीं होता है। संसद में सभी राजनीतिक दलों का नहीं होता है। जो प्रतिनिधित्व क्या होता है, निर्वाचित होते हैं, उन्हीं का होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो यहाँ पे क्या है, सही है। संसद जो है सरकार के प्रति उत्तरदायित्व होता है और सरकार क्या होता है, संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होते हैं और उनके द्वारा हटाई जाती नहीं, लोगों के द्वारा नहीं हटाई जाती है, संसद द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने पूर्व हटाई नहीं जा सकती। निर्धारित समय होने के पूर्व हटाई जा सकती है संसद द्वारा। इस प्रकार इसकी यह होगी इसकी व्याख्या। तो इसकी व्याख्या तो देख लेते हैं। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद द्वारा सरकार को हटाया भी जा सकता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो भारत में संसदीय व्यवस्था वाली सरकार है और संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसलिए विकल्प बी सही है। आगे बढ़े हम। देख लीजिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 के लिए मंत्री बनाया जा सकता है तब भी जबकि वह उस राज्य की विधानमंडल का सदस्य नहीं है। विधानमंडल का सदस्य नहीं है तब भी, तो ये जो नहीं है, विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए तब जाके क्या है, मंत्री बनाया जा सकता है। आगे भी देखते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी तौर पर निर्रहत हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका है। नहीं, निर्रहत नहीं हो सकता, वो क्या है, चुनाव लड़ सकता है जब वहाँ से ये हो सकता है। तो इस प्रकार क्या हो गया, इसका दोनों गलत है, ना तो 1 ना ही 2। इसकी व्याख्या हम देखें तो व्याख्या तो बहुत लंबी है इसका, तो क्या करें आप, स्पीड से पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। देख लिया, अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर सुनिश्चित करता है। इस अनुच्छेद में 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान के आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष निर्धारित की गई। वहीं संविधान के अनुच्छेद 164(4) के प्रावधानों के अंतर्गत कोई मंत्री 6 माह तक बिना राज्य विधानमंडल के सदस्य के अपने पद पर बना रह सकता है। तो देख लीजिए इसमें क्या है, कोई 6 माह तक बिना राज्य विधानमंडल सदस्य बने रह सकता है। उल्लेखनीय है कि उक्त 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बनने वाले व्यक्ति की अर्हता के संबंध में संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। उसकी अर्हता का प्रश्न तभी उठता है जब वह विधानमंडल की सदस्यता लेने जाता है, जहां अनुच्छेद 173 खा के अनुसार राज्य विधानसभा की सदस्यता है तो उसकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष व विधान परिषद आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इस प्रकार अनुच्छेद इतना और अनुच्छेद 164 और 173 खा
दोनों के अनुसार 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बनने हेतु किसी व्यक्ति के मतदान के लिए योग्य होने की अनिवार्य नहीं है। तो योग्य होने, क्योंकि अगर 25 वर्ष नहीं होगा या 30 वर्ष नहीं होगा, राज्य विधानसभा 25 वर्ष नहीं होगा और वो 30 वर्ष नहीं होगा, तो क्या है, मंत्री बनने के लिए योग्य नहीं होगा, क्योंकि उसका योग्य भी होना चाहिए बनने के लिए। उसके बाद कथन 2, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) उपबंध करती है कि कोई भी व्यक्ति जो दंडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है तथा उसे 2 वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास भेजा गया है, कारावास से मुक्त होने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए निर्भर रहेगा। था कथन 2 सही नहीं। तो जेल से रिहा होने के बाद क्या है, 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता, उसके बाद लड़ सकता है। जिस प्रकार कथन 2 गलत हो गया। कथन 1 में जो दिया हुआ है क्या है, 6 महीना तक तो संसद बन सकता है बिना चुनाव लड़े कोई भी व्यक्ति 6 महीना तक, यानी कि बिना सदस्य संसद के सदस्यता ग्रहण किए, लेकिन उसमें उसका योग्यता होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति नहीं बन सकता है। जैसे उसकी योग राज्य विधानसभा के लिए 25 वर्ष तो 25 वर्ष होना चाहिए, और संसद के लिए, लोक विधानसभा के लिए 30 वर्ष तो 30 वर्ष होना चाहिए। इसलिए ये क्या है, गलत है, क्योंकि 25 वर्ष से नीचे वाला तो धारण नहीं कर सकता, नहीं बन सकता, इसलिए ये कथन 1 और 2 दोनों गलत हो गया। आगे हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है, संसद का सत्र आहूत कर सकता है, ये सही है, संसद का सत्र वो आहूत कर सकता है। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी तीनों सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। तीनों सत्रों का अनिवार्य नहीं है बोल रहा है, तो यहाँ तीनों सत्र अनिवार्य है, चलाया जाना है। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक है। तो कोई संख्या निर्धारित नहीं है, कितना भी दिन संसद का ये चल सकता है। तो इस प्रकार 1 और 3 सही हो गया, 2 नंबर गलत हो गया। ये आप देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ, तो देख लीजिए लोकसभा के समान किस में है, तो संविधान में संशोधन करने के विषय पर इसमें है। तो देख सकते हैं नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में नहीं, नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने में संसद के पास ही होता है। संविधान में संशोधन करने के संविधान के संशोधन करने में क्या होता है, आधे राज्य का भी सहमति होना जरूरी है, इसलिए क्या है, इसमें लोकसभा के समान शक्ति है राज्यसभा का, इसमें लोकसभा के समान राज्यसभा भी क्या है, अगर यदि कोई संशोधन किया जाए तो राज्यसभा अगर यदि सहमति नहीं देगा तो वो संशोधन नहीं होगा। सरकार को हटाने के विषय में नहीं, सरकार के हटाने के विषय में नहीं है, क्योंकि उसमें अगर लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में नहीं भी होता तो अपने आप उसको पारित हो गया समझा जाता है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने में इसमें भी नहीं है। इसकी व्याख्या देख लें। राज्यसभा संसद का द्वितीय एवं उच्च सदन है, जबकि लोकसभा प्रथम एवं निम्न सदन है। राज्यसभा को संविधान संशोधन के संबंध में लोकसभा के समान शक्ति है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत, सदस्य संख्या से बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3, देख लीजिए बहुमत यानी कि 2/3 से उसको क्या है, पारित करना होता है। और दोनों सदनों के मध्य गतिरोध उत्पन्न होता है तो संसद की संयुक्त बैठक, अगर यदि क्या होता है दोनों में कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो संयुक्त बैठक बुला के उसको संशोधन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। या पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेश के कारण प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर देख लेते हैं। चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110(1) के कारण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट के प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधान। तो ये क्या है, 2003 के प्रावधान के, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन 2003 के कारण इसका प्रावधान किया गया। वित्त मंत्री
जो वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हैं उसके साथ अन्य प्रलेखन भी प्रस्तुत करते हैं। तो बजट प्रस्तुत करते समय उसके साथ अन्य प्रलेखन प्रस्तुत करते हैं जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण करते हैं। वो किसमें है? राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधान के तहत। देखते हैं थोड़ा इसका व्याख्या। बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की धारा 3 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अंतर्निहित पूर्व अनुमानों के विवरण सहित अर्थव्यवस्था की वृद्धि की संभावना का मूल्यांकन शामिल है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद विकास दर, केंद्र सरकार का राजकोषीय संतुलन और अर्थव्यवस्था के वैदेशिक क्षेत्र संतुलन से संबंधित अनुमान भी शामिल होते हैं। तब विकल्प डी सही है। इसका क्या हो गया? विकल्प डी सही हो गया। नेक्स्ट देखें हम, तो ये भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? नौकरशाही का निम्नलिखित में से। तो नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति की विस्तार देने वाला अभिसरण, संसदीय लोकतंत्र की संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाले अभिकरण, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। तो नौकरशाही में क्या है? लोक नीति को कार्यान्वित, लोक नीति जो लोगों के लिए नीति बनाया जाएगा उसको कार्यान्वित करना, उसको लागू करना ही क्या है? नौकरशाही का उत्तरदायित्व होता है। तो इसलिए इसका डी नंबर होगा सही ऑप्शन। व्याख्या इसका देखें। सामान्यतः नौकरशाही का आशय एक विशेषीकृत प्रणाली और एक संगठन के भीतर एकरूपता और नियंत्रण बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया से माना जाता है। बड़े संगठनों या सरकारों में नौकरशाही बेहद आम है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के विशिष्ट संदर्भ में या नौकरशाही की जिम्मेदारी है कि वह सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाएं और क्रियान्वित करें। अतः विकल्प डी से। तो नौकरशाही का क्या है? नौकरशाही जो भी सरकार का नीतियाँ बनेगा, कानून विधियाँ लागू करेगा, उसको नौकरशाही को जिम्मेदारी लेके उसको लागू करना, लोगों में इम्प्लीमेंट करना उसका कर्तव्य होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? निधियों के संदर्भ में, ठीक है, संसद स्थानीय क्षेत्र निधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है वो बताना है हमको। तो यहाँ पे अगर यदि हम देखें तो ये देख लीजिए, ये जो है MPLADS यानी कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास, MPLADS निधियाँ टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त होते हैं। तो ये सही है। प्रत्येक संसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थी प्रयुक्त होना। तो कुछ निश्चित जो होता है अंश क्या होता है? अनुसूचित जाति जनजाति को दिए जाने के लिए आरक्षित किया जाता है। तो ये भी सही है। MPLADS निधियाँ वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती है और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रनीत किया जाता है। नहीं, अगले वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाता, इसलिए गलत है। क्रियान्वित हो रहे सभी कार्यों में कम से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण। तो जो भी कार्य हो रहा है उसका कम से कम 10% जिला प्राधिकरण यानी कि DM द्वारा इसको निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है। तो इस प्रकार ये भी सही होगा। 3 गलत हो गया, उसके बाद सब सही है। 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। व्याख्या इसका, तो व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा, इसका मैं व्याख्या नहीं पढ़ रहा हूँ। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से डाउनलोड करके इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाली प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है? तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण, तो यहाँ पे है 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले पिछड़े वर्ग को यानी कि OBC या सभी वरिष्ठ नागरिकों को। तो इसमें से क्या है, तो 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले को और 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग को नहीं, और सभी वरिष्ठ नागरिक को भी नहीं दिया जा सकता है। इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत विधिक सेवा प्रदान करने हेतु मापदंड निर्धारित किए गए हैं। धारा 12
जाके अंतर्गत निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने हेतु न्यूनतम वार्षिक आय निर्धारित करने की शक्ति राज्यों को दी गई है। इस संदर्भ में अलग अलग राज्यों द्वारा अलग अलग आय सीमा तय की गई है। तो देख लीजिए, अलग अलग राज्य द्वारा अलग अलग आय सीमा निर्धारित की। अधिनियम के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लोगों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं की गई, अतः कथन 3 सही नहीं है। कथन 3 से कोई ओबीसी के लिए कोई चर्चा नहीं किया गया है। इसी प्रकार अधिनियम में सभी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क विद्या सेवा प्रदान करने के संदर्भ में चर्चा नहीं किया गया। तो सभी वरिष्ठ नागरिक के लिए नहीं। हालांकि दिल्ली में 2 लाख से कम आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को यह सुविधा प्रदान की जाती है, परंतु यहाँ भी सभी वरिष्ठ नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। तब कथन 4 भी गलत हो गया। दिल्ली में ही 2 लाख से कम आय वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, अतः कथन 2 सही है। इसी प्रकार उपलब्ध विकल्पों के आधार पर विकल्प ए भी सही है। तो आप देख सकते हैं विकल्प ए और बी क्या है, सही हो गया। आगे बढ़े हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्ष मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। तो ये देख लीजिए, पंथनिरपेक्ष ये बाद में जुड़ा, इसलिए मूल ढांचा में नहीं था ये, ठीक है। तो ये तो सही नहीं होगा। भारत का संविधान नागरिक की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। तो भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। इसका जो सुप्रीम कोर्ट को इसको ये दिया गया है। इस प्रकार डी इसका होगा, ना तो एक ना ही बी, ठीक है। 1 नंबर क्यों गलत हो गया? पंथ निरपेक्षता ये बाद में जुड़ा है। तो ये देखते हैं व्याख्या। भारत की संविधान मूल ढांचे के परिभाषित नहीं है, यह एक न्यायिक विचार है। 1973 के केशवानंद भारतीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई भी संशोधन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं करता हो। अदालत ने मूल ढांचा शब्द को परिभाषित नहीं किया है और मूल ढांचे के अंतर्गत केवल कुछ सिद्धांतों सूचीबद्ध किया है, जैसे संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र। इसलिए कथन 1 सही नहीं, क्योंकि देख लीजिए ये मूल ढांचा स्पष्ट नहीं है, क्या क्या मूल ढांचा है। आगे बढ़े हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 13A में अनुसार राज्य की ऐसी कोई विधि नहीं बनाए जो संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार छीनती हो। यदि ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो जाएगी। उद्देशिका से संविधान आदर्श, तो ये आप देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम। गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समानता सहमति पाई जाती है, या निम्नलिखित में से कौन सी है? गांधीवादी और मार्क्सवादी में एक समानता पाई जाती है, वो क्या है? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज, एक अंतिम रूप, तो ये राज्यविहीन समाज। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर यही इसका हो जाएगा। गांधीवादी और मार्क्सवाद दोनों का अंतिम उद्देश्य एक राज्यविहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना है। हालांकि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दोनों के साधन अलग है। महात्मा गांधी अहिंसक साधन के माध्यम से इस अंत को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन मार्क्स इसे हिंसक साधनों के माध्यम से हासिल करना चाहते थे। इसलिए विकल्प ए सही है। आगे बढ़े हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। आधार मेटाडेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जाए। इसको कितना है? 6 महीना तक संग्रहित किया जा सकता है, 6 महीना से अधिक नहीं किया जा सकता है। राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंधित नहीं है। तो राज्य जो है निजी निगम यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है, कॉर्पोरेट है, उसके साथ आधार डेटा को साझा करने के लिए किसी प्रकार की अनुबंधित नहीं है, यानी कि वो स्वतंत्र है। वो साझा करना चाहे तो कर सकते, नहीं तो नहीं। इसलिए क्या है? 2 नंबर सही है, ये सही है। आधार बीमा उत्पादकों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। बीमा उत्पादकों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, नहीं, अनिवार्य नहीं है। आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। आधार भारत की संचित निधि से, तो देख लीजिए, भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो आधार अनिवार्य है अगर किसी प्रकार का बेनिफिट लेना है तो इस प्रकार इसका जो होगा 2 3 इसका सही हो गया। इसके विकल्प हम देखें आगे, 2 3 यानी कि बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आधार भारतीय विशिष्ट
आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा दी जाने वाली एक विशिष्ट पहचान है। इसमें व्यक्ति के नाम, पता, आयु, जन्म तिथि के साथ साथ फिंगरप्रिंट, आँख के स्कैनिंग शामिल होते हैं। आधार मेटाडेटा को 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। कथन एक सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार राज्य निजी निगमों में आधार डेटा को साझा करने के लिए अनुबंध नहीं कर सकता था। कथन 2 सही है। तो ये देख सकते हैं बीमा उत्पादकों को प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है, अतः कथन 3 सही नहीं है। भारत की संचित निधि के हित लाभ के संबंध में आधार अनिवार्य है, अतः कथन 4 सही है। तो इस प्रकार 2 और 4 इसका सही था। नेक्स्ट देखें, परिभाषा के संवैधानिक सरकार का अनिवार्य। संवैधानिक सरकार का अनिवार्य क्या है? सीमित सरकार। संविधान परिभाषा है संविधान। संविधान क्या है? सरकार को सीमित करने के लिए, ताकि वो निरंकुश ना हो जाए, इसलिए क्या है परिभाषा से संवैधानिक सरकार क्या है? संवैधानिक सरकार जो है सीमित सरकार है, यानी कि सरकार को सीमित रखता है, उसको एक ये के बाद आगे बढ़ने नहीं देता। उसको जैसे ओपोजिशन होता है या सुप्रीम कोर्ट होता है, वो क्या होता है उसको निरंकुश होने से बचाता है। यही है संविधान की ये। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़े हम। अच्छा, ये कितना है? इतना ही। इसमें कितना था? 18 क्वेश्चन आया था संवैधानिक सरकार का आज, ठीक है। इसमें जो है 18 क्वेश्चन आया था 2020 में। 2020 में पॉलिटी से 18 क्वेश्चन आया था। 18 का 18 क्वेश्चन हम देख लिए। कुछ का यहाँ पे हम व्याख्या नहीं देखें, और आप क्या कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा PDF और पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर यदि आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर करें अपने भाई बहनों एवं दोस्तों में जो तैयारी करना चाहते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं।